हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी यूपीएसआई की सीरीज चल रही है। इसके तहत हमने अपने हिंदी शुरू कर चुके हैं और हिंदी में ही हमारे कई टॉपिक्स हो चुके हैं। अब आज हमें अभी वाक्य देखना है, बाकी वाक्य हमारा कंप्लीट हो चुका है, शब्द भी कंप्लीट है, हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से अब वाक्य का केवल वाक्य देखना है, फिर उसके बाद उसके आगे हम लोग चलेंगे। बाकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अब हम आज से लगाएंगे। जैसे अभी हम वाक्य के थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, वाक्य की आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें जानना चाहिए सिलेबस उसका। तो अब तक हमने यूपीएसआई के सिलेबस को डिस्कशन नहीं किया था, इसीलिए आज हम यूपीएसआई का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूपीएसआई की जो 2025 में जो वैकेंसी निकली है, इसमें 4543 पोस्ट हैं। 4543 पोस्ट हैं वर्तमान में। बाकी अभी भी ये बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे कि अभी बहुत से पद रिक्त हैं इसलिए अभी अनुमान में आ रहा है कि शायद 2000 तक वैकेंसी अभी इंक्रीज करेगी। तो इसलिए इस बार हमें प्रिपरेशन में अपनी किसी भी तरह की कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी इतने समय बाद आई है, तो इससे हमें ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए। और इसमें क्या है कि अगर हम इसे कट ऑफ की बात करें तो 35% प्रत्येक सेक्शन में, ओवरऑल में 50% इसका ये कट ऑफ जो है होता है वर्गीकरण, मतलब कि चयन के लिए। बाकी इसमें क्या होते हैं कि 400 नंबर का ये होता है और इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें 40 प्रश्न हिंदी के होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर का होता है और माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो हम सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे सामान्य हिंदी में 40 प्रश्न हैं और 100 अंकों का है। और मूल विधि की बात की जाए और संविधान और जो सामान्य ज्ञान को मिलाकर जो टॉपिक है उसके भी 40 प्रश्न होते हैं और 100 अंक मिलते हैं। इसमें मूल विधि में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग देखेंगे। बाकी संविधान से प्रायः बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो और जन सामान्य ज्ञान में क्या है कि यूपी से भी कुछ यूपी के कानून से संबंधित सवाल आ जाते हैं। तो इसके 40 प्रश्न रहते हैं और 100 अंक का होता है। फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ मानसिक तार्किक प्रश्न रहते हैं। 40 प्रश्न इसके भी रहते हैं और 100 अंक का ये भी होता है। उसके बाद है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा इसको हम कहते हैं। 40 प्रश्न इसके भी होते हैं और 100 अंक का। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन है, दोनों में रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन रहते हैं, दोनों में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी रहते हैं। तो और मानसिक योग्यता परीक्षा कुछ तीसरे वाले में रहते हैं और कुछ इसमें बुद्धिलब्धि तार्किक परीक्षा इसमें भी रहती हैं। तो इसलिए ये कह सकते हैं ये बड़ा मिला जुला टॉपिक है। लेकिन ये है कि इसमें भी मैथ का रूल और यहाँ पे रीजनिंग का रूल बहुत अच्छा है और काफ़ी इजी भी आती है। इसलिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो मतलब बहुत ही आसानी से इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप। और जैसे कि इसमें जो बुद्धिलब्धि परीक्षा है, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके मस्तिष्क को चेक करने के लिए आते हैं। जैसे कि आपको पुलिस बना के पूछ लेगा कि आप पुलिस पे हैं, तो फिर ये इस तरह से कोई घटना हो जाती है तो फिर आप कैसे उस पर अपना रिएक्शन देंगे। तो ऐसे भी इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इससे मानसिक केवल आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को परीक्षण के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो टोटल क्या होता है, 160 प्रश्न होते हैं और 400 अंकों का पेपर होता है। टाइम क्या होता है, 2 घंटे। पर इसमें क्या होता है कि समय लगता है कि 2 घंटे बहुत है, लेकिन 2 घंटे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 20 मिनट से कम तो ऊपर ही हम लोगों को उसमें लगते हैं, गोला भरने में लग जाता है। तो इसीलिए इसको हमें कम से कम समय में ही निपटाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि इसीलिए हमें ऐसे सेक्शन को टारगेट करना चाहिए सबसे ज़्यादा तरीके से, जिसमें कम से कम समय देने पर सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। जैसे हिंदी को अगर हम देखेंगे तो हिंदी हमारे ये जो 40 प्रश्न हैं 10 मिनट से भी कम समय में ये सॉल्व हो जाते हैं और फिर गोला भरने के लिए हमारा समय बच जाता है। जैसे मूल विधि और संविधान मूल विधि में भी क्या है कि बहुत डीप ना जाके अगर हम थोड़ा ऊपर ही पढ़ें इसको और संविधान को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं तो यह भी हमारा काफ़ी हद तक मतलब बहुत अच्छा है। इसमें हमारा ज़्यादा समय ना देने पर भी, कम ही समय देने पर भी इसके भी प्रश्न अच्छे ढंग से हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ में यहाँ पे ये है कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसका अप्रोच। क्योंकि
ये ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपके समय को खराब कर देते हैं, और जिससे क्या होता है कि फिर आपके गोला भरने में समय खराब होता है, गोला भरने में समय नहीं बच पाता है। तो इसीलिए आप बल्कि टारगेट यह करें कि एक एक सेक्शन को करते जाएं और फिर उसके गोले को भरते चले जाएं। ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अप्रोच आप वैसा ही रखिएगा जैसा कि आपने प्रैक्टिस किया हो, या आप प्रैक्टिस करके चेक कर लीजिएगा। फिर उसी प्रकार जिस तरह से आपको सबसे ज़्यादा सुटेबल पैटर्न हो रहता है आपका, जिस तरह में आप सबसे ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाते हैं और उसके बाद उसके गोले भर पाते हैं, तो उसी तरह से अप्रोच अपना रखिएगा। बाकी टाइम 2 घंटा है, 2.5 नंबर एक क्वेश्चन का है, और बाकी माइनस मार्किंग तो इसमें है नहीं। और जैसे हमने कहा था कि 35% प्रत्येक सेक्शन में पाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हम 100 नंबर में 35 नंबर से कम हिंदी में पाएंगे तो हमारा चयन हो जाएगा। हमें 100 में 35 से ऊपर तो पाना ही है प्रत्येक सेक्शन में। और उसके बाद ओवरऑल में अगर हम बात करें तो 50% नंबर, जैसे 400 नंबर का पेपर है तो 200 नंबर तो हमारे होने ही चाहिए, तभी हमारा चयन होगा। फिर अब इसके सिलेबस की बात करें, जैसे हिंदी है, और हिंदी में हमारा अप्रोच होना चाहिए कि इसके 40 में 40 प्रश्न बने। बस ये है कि हमें थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि हिंदी में जो हिंदी के साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं उस वहाँ पे हमें समय नहीं खराब करना है, क्योंकि वह प्रश्न ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे कितनी भी तैयारी आप करके जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार पढ़ा तो है पर कुछ भूल रहा है या कुछ, क्योंकि इतने नाम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को टारगेट करना चाहिए जहाँ पे कम समय देने पे ज़्यादा एफर्ट। जैसे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स में हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इससे पिछली बार भी 3 से 4 प्रश्न आए थे। तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में। जैसे उपभाषाएं हो गई, बोलियां हो गई, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के अंतर्गत क्या है? हिंदी वर्णमाला है, तद्भव तत्सम है, पर्यायवाची है, विलोम है शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है, वाच्य है, अव्यय है, उपसर्ग प्रत्यय है, संधि है, समास है, विराम चिन्ह है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, रस छंद अलंकार आदि हैं। ये रस छंद अलंकार भी क्या है? इनसे प्रायः एक प्रश्न आ जाते हैं तीनों से, तो यह भी 3 नंबर का टॉपिक है। और उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण, यही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन यह है कि हम इसमें समय नहीं खराब करते हैं अपने, की अनावश्यक कवियों को हम याद करते चले जाएं। फिर उससे क्या होता है कि फिर बाद में आदमी कंफ्यूज हो जाने लगता है, हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि किसका कौन सी रचनाएं हैं। इसीलिए इसको हमें प्रायः टारगेट ये करना है कि 3 से 5 कवि, 3 से 5 लोगों की रचनाएं हम रेगुलर याद करेंगे और उनके रिवीजन करते जाएंगे क्रमशः। इससे क्या होगा कि आसानी होगी। और इसकी हम रेगुलर अब क्लास भी लेने वाले हैं कि मतलब 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रेगुलर हम इसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार की बात करें, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और पुरस्कार प्राप्त वाले ये रचनाएं जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसमें जो प्रसिद्ध कवि लेखक हैं, इसमें भी ये जो पुरस्कृत जो रचनाएं हैं उन्हीं के लेखक कवि ज़्यादातर पूछता है। व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो अर्थात यह हिंदी भाषा में जो पुरस्कार वाला टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अपठित बोध है, अपठित बोध भी हमें कैसे टैकल करना है इसको भी हम देखेंगे। बहुत ही ये आसान टॉपिक होता है क्योंकि हमें गद्यांश से ही उसके अर्थ आंसर को निकालना पड़ता है। लेकिन यह है कि कभी कभी इसके शीर्षक को मतलब कि पहचानने में हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि शीर्षक ऐसा दे देता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें क्या है कि शीर्षक को कैसे प्राप्त करें, कैसे जानें, इसके बारे में भी हम देखेंगे अपठित बोध में। बाकी तो सब इसके क्वेश्चन सरल रहते हैं, हो जाते हैं। फिर विविध यहाँ पे ये तो अपने बचत के लिए डाल देते हैं क्योंकि विविध के अंतर्गत ये कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे हिंदी भाषा की जो साहित्य सम्मेलन होते हैं, हिंदी के विश्व हिंदी सम्मेलन वगैरह, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सब विविध इसीलिए यहाँ पे डाल दिया जाता है, जैसे कुछ छोटा उटा हो तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। बाकी अभी इसके अंतर्गत हम देखेंगे अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने हिंदी वर्णमाला कंप्लीट कर ली है, और उसके बाद तद्भव तत्सम के बारे में हल्की जानकारी हमने ले ली है, और हमने कंप्लीट कर लिया है अशुद्ध वाक्यों शुद्ध करना, भी ये नहीं किया हमने। लिंग वचन कारक हमारा हो गया है, सर्वनाम हो गया है, विशेषण हो गया है, क्रिया हो गया है, और उसके बाद हमारा हो गया है
वाच्य भी नहीं हुआ है, वाच्य आज होगा। अब बे हो गया है, उपसर्ग प्रत्यय, ये संधि समास ये भी हमें करना है बहुत जल्दी। तो और उसके बाद हम आज से क्या करेंगे कि प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं जो है इनकी कम से कम 3 से 5 के बीच में रेगुलर याद करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ये कब तैयार हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, पहले तो वाच्य को हमें कंप्लीट करना है, फिर हम काल को देखेंगे, क्योंकि काल भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है। यह है कि इसके क्वेश्चन रहते बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम उपसर्ग प्रत्यय, संधि और समास को देखेंगे। फिर मूल विधि की बात की जाए तो मूल विधि से भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस एवं बीएनएसएस जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, ये भी 3 कानून आए हैं ना, तो इसमें खैर 2 हैं, बाकी 3 कानून अभी आए हैं 2023 में। क्या हुआ है, ये जो पहले के कानून थे उनके नाम चेंज करके उनके कुछ फंक्शन को चेंज किया गया है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन यह है कि क्रमशः हमें इसके सेक्शन के पीछे नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन को पढ़ने में हम चले जाएंगे तो वहाँ से फिर डाउट क्रिएट होने लगता है, हम लोग सेक्शन में कंफ्यूज होने लगते हैं। इसीलिए इसमें हमें बहुत समय नहीं खराब करना है, बस ऊपर ऊपर इसकी जानकारी हमें लेनी है। फिर महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित जो भी प्रावधान है, यातायात नियमों संबंधित हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित है, सूचना का अधिकार है जो RTI है 2005 का एक्ट है वो है, फिर आयकर अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा नियम जो 1980 का है। तो ये सभी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे IT अधिनियम 2000 का, साइबर अपराध है, जनहित याचिका है, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, भूमि सुधार है, भूमि अधिग्रहण है, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान है। तो यह सभी हमारे क्या है, मूल विधि के अंतर्गत ये टॉपिक है। तो ये बहुत ही आसान है। क्या है कि इनमें क्वेश्चन जो है ऊपर से ही पूछता है, जैसे कि IT एक्ट अधिनियम जो है 2000 कब आया था, तो 2000 में आया था, ऐसे पूछ लिया। या तो पूछ लेता है कभी कभी कि इसके अंतर्गत कितना मैक्सिमम फाइन, जैसे 5 लाख रुपए प्लस 3 साल की जेल IT अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी तरह की कोई दुरुपयोग करता है उसका। तो उसी तरह से जो है भ्रष्टाचार निवारण सभी मतलब इसके यही पूछ लेता है कि मतलब इसमें कितने इसका सजा हो सकती है, या कितना फाइन है, या किस सेक्शन के अंतर्गत इसकी सजा आती है, या किस सन में यह जो है बना एक्ट। तो यही सब इसके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाता है हमारा संविधान। संविधान हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संविधान हमें जरूर कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि संविधान हर पेपर में आते हैं संविधान के क्वेश्चन। और संविधान जब एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर दोबारा हमें केवल रिवीजन ही करना पड़ेगा। संविधान का उद्देश्य, संविधान क्यों बनाया गया, संविधान और कैसे बना, यह सभी जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मौलिक अधिकार हैं हमारे, नीति की निर्देशक तत्व हैं DPSP, एवं मूल कर्तव्य हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो रसिया से ली गई है, संसदीय व्यवस्था है, फिर केंद्रीय व प्रदेशीय सरकारों का गठन है एवं उनके अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है 368, स्थानीय शासन है, केंद्र है और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो हमारा भाग 11 में है। फिर निर्वाचन तथा एवं अन्य जो महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुसूचियाँ भाग 15 में है ये। उसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं, यह हमें अखिल भारतीय सेवाएं देखते ही हमें तुरंत राज्यसभा याद करना चाहिए, क्योंकि इसके पावर्स राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं आदि की। उसके बाद फिर संविधान की यही महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर ये भी अभी पूछ लेता है कि कौन सा जो है संविधान का भाग कहाँ से लिया गया है, तो इसके अंतर्गत ये भी सभी बहुत ज़रूरी है। फिर ये प्रिम्बल यहाँ पर नहीं लिखा गया है, प्रिम्बल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या है कि GS के अगर हम पोर्शन की बात करें तो सामान्य विज्ञान है, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान है। विज्ञान पर भी बहुत फोकस नहीं करना है। विज्ञान से क्या है कि प्रायः पहले बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन इस समय विज्ञान से क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, जो हमारे जो साइंस जो इन डेली लाइफ है, जो रेगुलर डेली बेसिस पे आ रही है, वही महत्वपूर्ण है विशेष रूप से। जैसे थोड़ा सा बायो के पोर्शन में सेल और टिश्यू वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, और बीमारियों से क्वेश्चन और बीमारियों के टीका से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। और उसके बाद फिजिक्स में क्या है कि यूनिट है, मेजरमेंट है, ये इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं, और पूछ लेता है फिजिक्स से न्यूटन्स के जो लॉ वगैरह हैं उससे। फिर केमिस्ट्री से भी थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे वो CaCO है, CaCO3 है, ये सब थोड़ा सा वहाँ से लाइम है, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं।
फिर उसके बाद हमारा है भारत का इतिहास। इतिहास से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, और इसमें भी ये जो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह है, भारतीय राज्य, इससे ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं जो मॉडर्न हमारी हिस्ट्री है उससे। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या से क्वेश्चन बन जाते हैं, पर्यावरण एवं नगरीकरण से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और विश्व भूगोल एवं भारत के भूगोल से कुछ जरूरी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे नदियाँ वगैरह के बारे में, या पर्वत है, या ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। फिर है प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक या करंट अफेयर्स के बारे में क्वेश्चन है। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी है, यानी क्या है, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी है, वहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व कैसा है, फिर पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, भारत व उसके पड़ोसी देशों से उसके संबंध कैसे हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी आ जाता है, कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वह आ जाती है। फिर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत आ जाता है, एवं सोशल मीडिया कम्युनिकेशन आ जाते हैं, आदि आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जीएस का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मैथ की पोर्शन को। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, इसके अंतर्गत जो हमारा संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, दशमलव एवं जो भिन्न है क्वेश्चन है आ जाते हैं। भिन्न का जो रेशियो दे देता है, फिर पूछता है कि छोटे से बड़े में व्यवस्थित करो या बड़े से छोटे में व्यवस्थित करो, अवरोही या आरोही क्रम में। फिर है LCM SCF है, इससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर अनुपात समानुपात है, यह तो मदर ऑफ ऑल चैप्टर है, मैथ का है। फिर प्रतिशतता है, ये सब अनुपात और प्रतिशतता, ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो कि सभी में आते हैं। जैसे कि क्या होता है कि सभी टॉपिक्स में इनका उपयोग रहता है। लाभ हानि है, जैसे छूट है, साधारण ब्याज है, इन सभी में प्रतिशत पूछ लेता है, या रेशियो में दे देता है, पार्टनरशिप में बहुत काम आ जाता है। तो इसलिए अनुपात और प्रतिशत तो पढ़ना ही है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है उसके बाद छूट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये भागीदारी पार्टनरशिप है। इसी में बताया था कि रेशियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें। फिर औसत है, समय और कार्य है, समय, दूरी एवं चाल है, समय, दूरी एवं चाल, टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सारणी और ग्राफ का प्रयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारणी और ग्राफ के प्रयोग से आजकल, क्योंकि एनालिटिकल पावर को देखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। सारणी और ग्राफ का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर कंफ्यूज करते हैं, वहाँ भी बहुत से टॉपिक रहते हैं। वहाँ भी ज़्यादातर काम यही रहता है, प्रतिशतता ही फाइंड करनी पड़ती है। ज़्यादातर प्रतिशत ही पूछ लेगा कि ये कितने प्रतिशत कम हो रहा है, कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है। फिर मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन करना है। फिर उसके बाद DI, अंकगणितीय संगणना, जो DI के अंतर्गत वही है ना कि विश्लेषणात्मक कार्य को जानने के लिए कैसे आप विश्लेषण कर पाते हैं। और उसके बाद विविधि है, विविधि में क्या है कि किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं विविधि देके, जैसे कि दो टॉपिक को जोड़ के भी, जैसे क्या है कि पूछ लेगा कि DI में पहले कहेगा इसको सॉल्व करो, फिर उसके बाद कह देगा कि इससे फिर कितने प्रतिशत हो गए हैं, कम हुआ है, कितने प्रतिशत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा है तर्क शक्ति। अब तर्क शक्ति के अंदर क्या है कि इसका सिलेबस तो बहुत पढ़ने में वो लगता है, लेकिन यह है कि इसके क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तर्क शक्ति में क्या है कि तर्क शक्ति में हमें क्या ज़्यादातर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही हमारी बहुत चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं। एक बार हमें कोशिश करना चाहिए कि पढ़ लें, उसके बाद फिर सीधे इसकी प्रैक्टिस पे उतर जाएं। प्रैक्टिस पे उतरते ही जो हमारी कमियां हैं फिर उसको हम सुधारते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही तर्क शक्ति मजबूत हो जाती है। जैसे लॉजिकल डायग्राम है, फिर सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन है, परसेप्शन टेस्ट है जो प्रत्यक्ष ज्ञान बोध का है, फिर वर्ड फॉर्मेशन है, इधर उधर से स्पेलिंग दे देगा, कहेगा वर्ड इसमें कितने बन रहे हैं या कैसे बन रहे हैं, कितने अक्षर का बन रहा है, सब कुछ पूछ लेता है। लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड और अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, कॉमन सेंस टेस्ट है, व्यवहारिक ज्ञान का परीक्षण है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, प्रभावी तर्क है, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है कथन। फिर मानसिक अभिरुचि है, इसमें होता है कि रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट इसमें भी होता है। अब इसमें क्या है ना कि टॉपिक का नाम जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन टॉपिक सब वही है, क्वेश्चन उसी के घुमा फिरा के पूछता है। आसमान को चिन्हित करना है, सीरीज कंप्लीशन है, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, फिर ब्लड रिलेशन है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है, टाइम सीक्वेंस है टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट है, समय क्रम परीक्षण से कहते हैं, वेन डायग्राम है एंड चार्ट टाइप टेस्ट है, गणितीय योग्यता परीक्षा है, क्रम में व्यवस्थित करना है,
एनालॉजी है, एनालॉजी में जैसे पूछ लेगा कि भाई कुछ कैपिटल स्टेट और कैपिटल दे देगा, फिर उसके बाद किसी स्टेट का पूछ लेगा क्या होता है। सिमिलैरिटीज है कि इसमें क्या भिन्न समानताएं हैं, भिन्नताएं क्या हैं, और खाली स्थान भरना आ जाता है, जैसे वर्णमाला में ही डॉट डॉट करके दे देता है। समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण निर्णय के क्वेश्चन आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं, दृश्य स्मृति के आ जाते हैं कि कैसे इसमें से कौन सा भिन्न है, कौन सा वो है छांटने के लिए, और इसमें दे देगा कि कौन सा इसमें फिट बैठता है, फिगर्स के क्वेश्चन रहते हैं। फिर डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता को, ऑब्जर्वेशन को, कॉन्सेप्ट को, क्योंकि क्या है कि आपको वैसे ही निर्णय लेने हैं यूपीएसआई में पहुंच के, इसीलिए उन सबका बहुत ही अच्छा मतलब पेपर का जो ये सिलेबस है बहुत ही अच्छा है। ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेप्ट्स है, शब्द और आकृति का वर्गीकरण है, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला है, अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों की सामंजस्यता की क्षमता। तो बस इस तरह से हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होता है। लेकिन ये है कि हमें कैसे इनको अप्रोच करना है, कैसे हमें इनको कंप्लीट करना है। तो इसमें यही है कि मूल विधि के हिंदी तो हमें मतलब छोड़नी ही नहीं है, हिंदी की एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, हिंदी की अच्छे से तैयारी करनी, क्योंकि इसमें क्या है कि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो इसलिए हमें 40 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी होगी कि हमारा एक भी प्रश्न गलत हो भी ना, तो क्योंकि सबसे कम समय में हमारी हिंदी तैयार हो जाती है। फिर मूल विधि है, मूल विधि संविधान क्या है कि इनके क्या है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो कम समय में ज़्यादा नंबर देते हैं, उन्हें हम उन पर हमारा फोकस करने की जरूरत है। अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने से हमें बचना है, क्योंकि अनावश्यक चीज़ें जो होती हैं अभी हम पढ़ते चले जाएंगे और परीक्षा के नज़दीक आते होते सब पीछे से हमारे साफ होती चली जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति उस उतने समय में रिवीजन भी नहीं कर पाता है। इसलिए भले ही हम तैयारी 70% करें, 80% करें, पर हमारा फोकस ये होना चाहिए कि रिवीजन हम कंप्लीट करें, रिवीजन बार बार करें। क्योंकि रिवीजन ना करने से अगर हम कोई लेक्चर मान लीजिए यूट्यूब पे आया कोई लेक्चर, उसको हम ले लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं या उसकी नोट्स नहीं बनाते हैं, उसके रिवीजन नहीं करते हैं, फिर उस लेक्चर को लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि 1-2 दिन तो रहेगा, पर जैसे ही 1 हफ्ते बीते, 10 दिन बीते तो वह गायब हो जाएगा, वो फिर आपको उस क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए रिवीजन प्रायः रिवीजन मतलब मस्ट है, किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए रिवीजन मस्ट है। भले ही हम अगर 50% पढ़ रहे हैं तो 50% पर हमारी दावेदारी होनी चाहिए कि मतलब ये 50% नंबर तो कम होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम हिंदी को टारगेट कर रहे हैं तो हिंदी में क्या है कि फिर हमें ऐसे हिंदी की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहाँ से नंबर मतलब कटने नहीं हैं, उसको मतलब बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही हमें पूरा नंबर दिलाएगा। अगर हम पढ़ लेते हैं केवल तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, जब बार बार रिवीजन करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा जो है नंबर क्लियर होगा। और प्रैक्टिस भी मस्ट है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हम क्वेश्चन तभी हमें समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। इसीलिए PYQs को सॉल्व करना सबसे ज़रूरी है। PYQs हमें यह बताते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा वाक्य, अब वाक्य में कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वाक्य तो हमने पढ़ लिया लेकिन कैसे प्रश्न आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा समस्याएं होगी। इसीलिए हमें पहले उसके क्वेश्चन भी जानने होंगे कि पूछता कैसे है, फिर हम पढ़ें किस तरह से कि उसको हम उस प्रश्न को हम टैकल कर सकें। जैसे कि हमने अभी पढ़ा है वाक्य, तो वाक्य के कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो जैसे मैं करा ही रहा हूँ तो मैंने देखा कि वाक्य के जैसे मैंने कराया है, हम लोगों ने किया है वाक्य को या कहें हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को, आप PYQs में जाके देख सकते हैं कि मतलब हूबहू प्रश्न वही आते हैं। बाकी हम PYQs की भी सीरीज लाएंगे, हम PYQs भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हिंदी के लिए तो आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए, और मूल विधि और संविधान के लिए भी, क्योंकि संविधान के भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण पार्ट है जिससे कि नंबर की श्योरिटी है, वो टॉपिक्स को भी हम टच करेंगे संविधान के भी। फिर देखते हैं मैथ और रीजनिंग में क्या कमियां आती हैं। अगर कहीं कमियां आप लोगों को लगें तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यह टॉपिक हमारा ज़्यादा कमज़ोर है, तो उस टॉपिक पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा UPSI का जो सिलेबस था यह हमारा ख़त्म होता है। बाकी हमारी जो पढ़ाई का सीरीज है वो चालू रहेगी। धन्यवाद।